तो सबसे पहले जो ट्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, जो कि नॉर्मल ट्रेंड्स है, ठीक है, और दूसरे जो ट्रेंड्स आपको याद रखने हैं जो कि इरेगुलर ट्रेंड्स है, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम नॉर्मल ट्रेंड पे आते हैं तो ट्रेंड आ जाता है इनके हाइड्राइड्स का, ठीक है। हाइड्राइड से पहले अगर यहाँ पे कुछ ऐसी है, नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन 2 सॉलिड एंड 1 गैसियस एलोट्रोपिक फॉर्म्स. Phosphorus exists in several allotropic forms such as white, red, scarlet, violet, black. ठीक है, अब आपका सबसे बड़ा सवाल होगा नाइट्रोजन का ये सॉलिड एंड गैसियस एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या क्या है। तो अपन इसी चीज को पहले ढूंढते हैं। अब ये सारी चीजों के बारे में एज सच कहीं पे तुमको बहुत ज्यादा मिलेगा नहीं, एक लाइन में मिल जाएगा। तो इसको ढूंढ लेना, ऐसा कुछ इस पे जनरली क्वेश्चंस आते नहीं है, बट तो अल्फा एंड बीटा नाइट्रोजन इतना ही दिया यार, हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन और नाइट्रोजन के बारे में नहीं है। आई थिंक ये जो भी होगा आउट ऑफ सिलेबस ही रहेगा, तो इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। एलोट्रॉप्स ऑफ नाइट्रोजन, बट जब वो सॉलिड फॉर्म में होगा तो तब वहां पे 2 फॉर्म हो सकते हैं, अल्फा एंड बीटा। अब आप लोगों ने अल्फा एंड बीटा का फॉर्म जो एलोट्रॉप्स के देखे हैं, जो एक्चुअली आपको याद रखना है तो वो टिन के है जो याद रखना है, क्योंकि टिन का जो अल्फा और बीटा एलोट्रॉप थे वो दोनों की प्रॉपर्टीज अलग थी, ठीक है। आई होप आप लोगों को याद है वो टिन वाली कहानी, जिसमें टिन एमॉर्फस हो जाता है, उसका एक एलोट्रॉपिक फॉर्म बिलो 10 या 12 डिग्री सेल्सियस वो एमॉर्फस हो जाता है। बाकी एज सच कोई इतने एलोट्रॉप्स इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके फॉस्फोरस के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स काफी सारे हैं, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, स्कारलेट, वायलेट, ब्लैक। अब स्कारलेट, वायलेट, ब्लैक इनके बारे में कोई बात नहीं करने वाला। व्हाइट और रेड जो है ये आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड से पहले पढ़ा दिया है, ठीक है। तो व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है दैट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ P4, एंड आपका जो रेड फॉस्फोरस है, जस्ट सेकंड ये बंद करो, हाँ। और आपका जो येलो फॉस्फोरस है, या जिसको व्हाइट फॉस्फोरस भी बोलते हैं, तो वो एग्जिस्ट करता है P4 के फॉर्म में। तो इन दोनों के स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये है P4, एंड जो आपका रेड फॉस्फोरस होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप से होता है। ये जो है ये फॉस्फोरस 4 बॉन्ड हो गए ना इसके। एक बार अपने को रेड का देखना पड़ेगा, बड़ा सा एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर होता है उसका। एक बॉन्ड ओपन हो गया, एक मिनट गूगल कर लेता हूँ इंस्टेड। देखो ये जो है ये रेड फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें कैसे सवाल आ सकते हैं, तो ऐसा कुछ सवाल जनरली खास आते नहीं है। ये शायद से ये वाला जो फॉर्म है ये ब्लैक ब्लैक फॉस्फोरस जो है, ब्लैक फॉस्फोरस इस टाइप से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हर फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, और जितना वो कॉम्प्लेक्स होते जाता है उतना उसका आप सोचो कलर डार्क होते जा रहा है, ठीक है। तो व्हाइट फॉस्फोरस सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसलिए वो व्हाइट या येलो के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और बाकी रेड और ब्लैक के बारे में बस उतना, ठीक है। और कुछ यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन में आएगा नहीं, ठीक है। रिएक्शंस ऑफ फास्फोरस आपको ध्यान रखनी है सारी। Self linkage catenation property. The elements of group 15 also show tendency to exhibit catenation, which goes on decreasing in moving down the group due to gradual decrease in their bond energies. एटॉमिक साइज बड़ा होते जाता है इसलिए बॉन्ड एनर्जी कम होती जाती है। तो नाइट्रोजन बहुत छोटा है तो आपस में सीधा N ट्रिपल बॉन्ड N फॉर्म कर लेता है। फॉस्फोरस काफी ज्यादा कैटेनेशन शो करता है, इसलिए आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे
व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, ऐसे मल्टीपल एलोट्रॉप्स है उसके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हाइड्राइड्स की तरफ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपके सामने ये जो इंफॉर्मेशन लिखा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड एंगल देखो NH3। तो हाइड्राइड्स ऑफ ये जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स है, अमोनिया देखो आप, अमोनिया में 107 डिग्री है। इसका मतलब क्या है कि आपका ये प्रॉपरली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो कर रहा है। लेकिन वही अगर आप फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ का देखो तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि ये फास्फोरस है और हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन ऐसा लिटरली 90 डिग्री पे है एक दूसरे को। मतलब HPH बॉन्ड एंगल जो है दैट इज अराउंड 90 डिग्री। तो ये एंगल है आपका 107, ये एंगल है 90। अब इसका रीजन क्या दिया जाता है, जनरली इट्स बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द एटम। ठीक है, जो सेंट्रल एटम है इस केस में फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनका साइज बड़ा होते जाता है। तो बड़ा होने के चलते इनका जो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है, जो जैसे आप PH बॉन्ड की बात करो या ASH बॉन्ड की बात करो, तो इनके बीच में आपस में उतना रिपल्शन नहीं हो पाता, इसलिए उनका जो बॉन्ड एंगल है वो ऑलमोस्ट क्लोज टू 90 डिग्री होता है। अब अगर ये इनका बॉन्ड एंगल क्लोज टू 90 डिग्री है तो आप लिटरली ऐसा सोच सकते हो कि फास्फोरस के अंदर जो उसके जो p ऑर्बिटल्स है, ठीक है, तो आप सोचो px, py और ये pz। आपको समझ में आ रहा है? px, py, pz ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे होता है। तो जो फास्फोरस और हाइड्रोजन का जो बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है, जिसके बाद ये ऑलमोस्ट ये सारे के सारे बॉन्ड एक दूसरे को 90 डिग्री पे ही है, इसका मतलब काइंड ऑफ वो उतना ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है हमारे पास, ऑल द मेंबर्स फॉर्म वोलेटाइल हाइड्राइड्स ऑफ टाइप AH3। ऑल हाइड्राइड्स आर पिरामिडल इन शेप। द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड पेयर रिपल्शन, एंड दैट्स इट। इससे ज्यादा हमारे पास और कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका जो इंटरप्रिटेशन है कि जो हाइब्रिडाइजेशन की मतलब हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आप सोचो हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर यहाँ होते तो हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 ऑर्बिटल होता, और sp3 ऑर्बिटल तो यार एक दूसरे को 109 डिग्री पे मतलब एक दूसरे के बीच में उनका 109 डिग्री का एंगल होता है। यहाँ पे वैसा एंगल नहीं है। अब इसको आगे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा, तब अपन इसको ऑब्जर्व करेंगे। बस अभी के लिए इस इंफॉर्मेशन को दिमाग में बैठा लो कि सिर्फ NH3 जो है उसका बॉन्ड एंगल अपना नॉर्मल sp3 के जैसा है, बाकी सारे के सारे 90 डिग्री के नजदीक है। नाउ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड इज एज फॉलो। अमोनिया सबसे ज्यादा बेसिक है, और उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते जाते हो बेसिसिटी कम हो रही है। यहाँ पे जब हम बेसिसिटी बोल रहे हैं तो बेसिसिटी इज बेसिकली द टेंडेंसी ऑफ गिविंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो नाइट्रोजन सबके ऊपर लोन पेयर है, तो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी इज द बेसिसिटी। तो लुइस बेस का जो कैरेक्टर है वो आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद याद है हाइड्राइड के जो नॉर्मल सारे ट्रेंड्स ऐसे नॉर्मल है। ठीक है, HNH बॉन्ड एंगल का ट्रेंड नॉर्मल है, बस थोड़ा सा डिफरेंस बड़ा है कि 107 के बाद 90 डिग्री पे आ रहे हो। अगर बॉन्ड बेसिक स्ट्रेंथ की बात करो तो वो भी आपका ट्रेंड नॉर्मल है। एज यू मूव डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट का देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड में गड़बड़ है। सो बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड में PH3 हैज द लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट। PH3 इज फॉस्फीन गैस, अच्छा नहीं होता, सेफ नहीं होता ये। ठीक है, ASH3, NH3 और SbH3, इसमें अगर हम नॉर्मली देखें तो ऐसे एटॉमिक वेट जैसे बढ़ते जाता है तो मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ते जाता है। तो उस हिसाब से आपका जो कंपाउंड है, कंपाउंड का स्टेट मतलब उसका आप बोलो कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अमोनिया के केस में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। क्या आप में से कोई गेस करना चाहता है क्या होगा इसका रीजन? प्लीज गेस कर दीजिए एक कमेंट में कहीं भी। बहुत ऑब्वियस रीजन है, सबको पता है, ऐसा नहीं पता।
सेम रीजन आगे भी आएगा ऑक्सीजन फैमिली के लिए। ऑक्सीजन फैमिली के जो हाइड्राइड्स होंगे उसमें जो H2O होगा, H2O का प्लेसमेंट अलग होगा, बाकी सारे गैस है, H2O अकेला लिक्विड है। अरे हो क्या चले गए सब लोग? है सर। तो बताओ भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है गेस करने को? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़े थे, याद है? भूल गए? तीन चार लोग ही तो पता है हमको जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। एक तो ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है, एक फ्लोरीन है। ठीक है, थोड़ा बहुत क्लोरीन शो कर देता है। ये जो बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज है, इंक्रीज में सिर्फ अमोनिया का पोजीशन चेंज हुआ है। क्यों? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। करेक्ट, थैंक यू आर्या। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते अमोनिया आर्सेनिक और एंटीमनी के बीच में आ गया। ठीक है, अब इस चीज को क्या करना है, याद रखना है। अब इसको मैं आपको कोई हेल्प कर नहीं सकता हूँ। और ज्यादा अगर आप देखोगे, मेरे ख्याल से अगर आप इसको एनसीईआरटी में देखोगे तो शायद इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी दिए होंगे। एक बार चेक करना, बताना जरा एनसीईआरटी में बॉइलिंग पॉइंट मेंशन है क्या। फिर स्टेबिलिटी की बात आती है। ठीक है, NH3 is thermally most stable, BiH3 is least stable। अब इसके पीछे ये है कि NH बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है, क्योंकि N का एटॉमिक साइज छोटा है तो हाइड्रोजन के साथ अच्छा खासा उसका ओवरलैपिंग होता है, तो इसलिए NH बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है। एंड दैट्स व्हाई एज यू मूव डाउन द ग्रुप आपका थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है। ठीक है, अगर रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करें तो एज यू मूव डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो अगर थर्मल स्टेबिलिटी नीचे जाते हुए डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब नीचे जाते हुए जो बॉन्ड है, बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो पा रहा है, इसका मतलब वो रिएक्टिविटी उसकी बढ़ते जा रही है। ठीक है, और ये सारे जो है ये रिड्यूसिंग नेचर शो कर रहे हैं। हाइड्राइड है, हाइड्राइड यानी आपका जो भी एलिमेंट है वो अपना -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ऐसा अपन अज्यूम करते हैं -3 है वो कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, लेकिन अपन अज्यूम करेंगे कि भाई H+ अलग होगा तो उस पर माइनस रहेगा, तो माइनस है तो वो अपने आप को रिड्यूस ऑक्सीडाइज होगा, तो किसी से भी रिएक्शन होगी तो वो एक रिडक्शन रिएक्शन होगी। ठीक है, इसलिए आप ये ट्रेंड देख सकते हो कि एज यू मूव डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, काफी नॉर्मल ही ट्रेंड है। तो अभी तक हमारे पास कौन सा ट्रेंड थोड़ा सा वियर्ड आया है? वो आया है ये वाला आपका बॉइलिंग पॉइंट वाला ट्रेंड। ठीक है, बाकी थर्मल स्टेबिलिटी और रिड्यूसिंग नेचर के बीच का आई थिंक आप लोगों को ये रिलेशनशिप क्लियर है। डाइफॉस्फीन एंड हाइड्रोजीन आर टू इम्पोर्टेंट hydrides. Hydrazine, a strong reducing agent, is used in organic synthesis and rocket fuel and is prepared as follows. तो NH3 NaOCl के साथ रिएक्ट NaCl plus H2O फॉर्म कर रहा है। ठीक है, सो अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने एक क्लास में आप लोगों को बोला था कि आपको सारे के सारे जो गैसेस है, गैसेस के प्रिपरेशन के रिएक्शंस लिख, वो रिएक्शंस मुझे सिर्फ इशिका ने भेजे, बाकी और किसी ने नहीं भेजे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दिखा दूं, इशिका ने पूरा का पूरा जो लिस्ट शेयर किया था, ये आप लोगों को सबको बनाना होगा। और जब तक आप ये नहीं बनाते तब तक ऐसा नहीं है कि आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, लेकिन यार आपके पास एक क्या बोलते हैं अपन, सिंगल पॉइंट नहीं रहेगा जहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो कि यार गैसेस वाली रिएक्शंस को सी, और बहुत सारी आप लिटरली देखो। ये एक मेल है, मैं इसको वापस 100 में डालूंगा, और ये दूसरा है PH3O2, शायद मैंने N2H4 का नहीं बोला था, तो आप लोगों को मैं अभी भी बता रहा हूँ, यही एक तरीका है जिससे आपको ये सारा याद रहेगा, बाय राइटिंग डाउन ऑल द रिएक्शंस। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है N2H4 हाइड्रोजीन, ये गैस है, और ये रिएक्शन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और यूनिक रिएक्शन है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को
ऐसा आप गेस करते आ जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन को मार्क कर दो ये इंपॉर्टेंट करके। नाइस, ठीक है। फिर हम आगे आते हैं, बात करते हैं फॉस्फीन के बारे में। फॉस्फीन इज पॉइजनस। फॉस्फीन फॉर्म वोर्टेक्स रिंग्स ऑफ P2O5 इन फॉर्म ऑफ व्हाइट स्मोक व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर ड्यू टू कंबशन। तो PH3 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपको देगा P2O5 का व्हाइट स्मोक। नाउ vortex ring of P2O5 white smoke screen when it comes in contact with air due to this is due to impurities of diphosphine। अभी डाइफॉस्फीन का जो इम्प्योरिटी है क्या कर रहा है ये मेरे को नहीं लग समझ में आ रहा है यहाँ पे इन्होंने क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। व्हाट इज ड्यू टू इम्प्योरिटीज ऑफ डाइफॉस्फीन इन्होंने नहीं एक्सप्लेन किया, ठीक है, बट छोड़ो। फॉस्फीन इज यूज्ड टू प्रिपेयर स्मोक स्क्रीन्स इन वॉरफेयर। कैल्शियम फॉस्फाइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म फॉस्फीन। कैल्शियम फॉस्फाइड यानी क्या हुआ आपका Ca3P2, ठीक है। It forms reacts with water to form phosphine, which burns to give clouds of P2O5, which act as smoke screens, ठीक है। तो जब मैं पढ़ाई करता था तब मैं बहुत ज़्यादा गेमिंग भी करता था। तो गेमिंग के वक्त उसमें हम लोग स्मोक ग्रेनेड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्मोक ग्रेनेड्स में हमेशा इसी से कनेक्ट कर पाता था P2O5। बट ऐसा नहीं, आजकल यही ज़रूरी नहीं यही यूज़ होता होगा, बिकॉज P2O5 बहुत ज़्यादा एसिडिक गैस है। आप सोचो कि phosphorus is in +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड जैसे ही ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ये फॉर्म करेगा फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। फॉस्फोरिक एसिड ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इस टाइप का कोई भी स्मोक बॉम्ब अगर आप वो स्मोक को इनहेल करते हो तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी बैड फॉर यू, ठीक है। तो बस इस चीज को याद रखना। जो हाइड्राइड्स जो है ना, हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अराउंड हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। तो इनको मार्क जरूर कर देना। आगे बढ़ते हैं, बाकी हेलाइड्स पे आते हैं। हेलाइड्स काफी नॉर्मल है, आप लोगों ने इनके बारे में देखा होगा। PCl3 को तो हम काफी अच्छे से जानते हैं बिकॉज ऑर्गेनिक में ये बहुत ही अच्छे रिएजेंट की तरह यूज हुआ है। PCl3 PCl5 क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं और आपको साथ में क्या मिलता है H3PO3 या फिर आपका POCl3, ठीक है। नाउ सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो NCl3 छोड़ के बाकी जितने भी है इनकी ये जो पांचों रिएक्शन है, ये पांचों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। BiCl3 को आप जब पानी में डालते हो, BiCl3 को जब आप पानी में डालते हो तो आपको ये BiOCl का व्हाइट कलर का कंपाउंड मिलता है, ठीक है। ये आपको किसी न किसी एक इसमें दिखेगा रिएक्शन में, जब हम लोग ये क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा। तो ये SbCl3 प्लस वाटर गिव्स SbOCl एंड HCl। BiCl3 प्लस वाटर गिव्स BiOCl एंड HCl। ये दोनों जो है व्हाइट कलर के आपके प्रेसिपिटेट की तरह है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को याद रखना है। बाकी PCl3 और ACl3 की रिएक्शन मेरे को लगता है ये काफी ऑब्वियस है टाइप, मतलब आप अंदाजा तो लगा ही सकते हो, ठीक है। NCl3 प्लस H2O गिव्स अमोनिया। ये अगेन अपने आप में यूनिक रिएक्शन है, काफी ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर शो करने वाली रिएक्शन है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे HOCl फॉर्म हो रहा है। HOCl इज लाइक आपका हाइपोक्लोराइड जो है, मतलब अपन क्या बोलते हैं ClO माइनस ClO2 माइनस ClO3 माइनस ClO4 माइनस। तो क्लोरीन के जो ऑक्साइड्स है या इसको अपन बोलते हैं कि हाइपोक्लोराइट, क्लोराइट, क्लोरेट एंड परक्लोरेट। आई थिंक आप लोगों को याद है ये सारे, है ना। दिस इज हाइपोक्लोराइट, दिस इज क्लोराइट, this is chlorate and this one is perchlorate,
ठीक है, ये नाम याद रखना। तो यहाँ पे लिटरली HOCl फॉर्म हो रहा है, हाइपोक्लोराइड फॉर्म हो रहा है। हाइपोक्लोराइड जो है दिस इज यूज्ड एज अ आपका जो ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैट इज CaOCl2 लिखा जाता है, विच इज नॉट अ राइट वे टू राइट इट। CaClOCl, ये इसका सही तरीका होता है। तो इसमें कैल्शियम है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक क्लोराइड आयन है और एक आपका हाइपोक्लोराइट आयन है। ठीक है, तो ये जो हाइपोक्लोराइट आयन है, इसमें योर ऑक्सीजन इज इन 2- स्टेट एंड Cl इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। So this Cl+1 is the one which will cause the bleaching effect, जो ऑक्सीडेशन करके करवाता है। ठीक है, क्या हो गया भाई, कहाँ आग लग गई? चलो आगे बढ़े। ठीक है, हलाइड्स में ये जो कहानी है, ट्राई हलाइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर एंड ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस डिक्रीज व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप। NCl3 is easily hydrolyzed, but HbCl3 and BiCl3 are partly and reversibly hydrolyzed. NF3 is not hydrolyzed due to lack of vacant d orbital with nitrogen. PF3 and PF5 are also not hydrolyzed because PF bond is stronger than PO covalent bond. ठीक है, तो मोस्टली क्लोराइड्स के जो हाइड्रोलिसिस है वो आपके सामने रखे हुए हैं। अब आप देखो बेसिक कैरेक्टर्स follows this decreasing order. Ni3 is more basic as compared to NBr3, as compared to NCl3, as compared to NF3. तो अब ये जो आप सोच रहे हो, ये बेसिक कैरेक्टर जो हो रहा है, ये किसके चलते हो रहा है? ये कहीं ना कहीं आपका जो हाइड्रोजन साथ में अटैच्ड है उसके -I इफेक्ट के चलते इसकी बेसिसिटी जो है डाउन द ग्रुप डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये उल्टा दिया हुआ है। मतलब Ni3 जो है, Ni3 सबसे ज्यादा बेसिक है क्योंकि उतना ज्यादा -I इफेक्ट शो नहीं करेगा। NF3 बहुत ज्यादा -I इफेक्ट शो करेगा। नाउ एक्सेप्ट NF3, जो इसमें क्या है, द ट्राइहलाइड ऑफ नाइट्रोजन आर अनस्टेबल एंड डिकम्पोज विद एक्सप्लोसिव वायलेंस। तो NF3 छोड़ के सारे के सारे explosive reaction show करता है and decompose with explosive violence. NF3 is stable and inert. NCl3 is highly explosive. Trifluorides and trichlorides of phosphorus and antimony act as Lewis acid. ये हम लोगों को पता है क्योंकि हमने ये चीज देखा है ऑर्गेनिक में। For example, acid strength of trichlorides is in the order PCl3, ASCl3, SbCl3. As you move down the group, acid strength decreases. इसको छोड़ के ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सॉलिड PCl5 की कहानी। सॉलिड PCl5 जो है, इट एग्जिस्ट एज PCl4+ एंड PCl6-। तो ये जेईई का एक बार का क्वेश्चन है जिसमें सॉलिड PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया था। तो यहाँ आप देख सकते हो ध्यान से, अगर PCl5 जो है अगर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है एज PCl4+ एंड PCl6-। तो जो PCl4+ है दैट इज sp3 hybridized phosphorus and PCl6- is sp3d2 hybridized phosphorus। इसका मतलब एकदम सिंपल है कि यार एक आपका टेट्राहेड्रल है, दूसरा ऑक्टाहेड्रल है। अब ये PCl5 के लिए ट्रू है, दिस इज नॉट ट्रू फॉर Pi5 और PBr5। Pi5 does not exist due to large size of I atoms and lesser electronegativity difference between phosphorus and iodine। PBr5 के बारे में कुछ लिखा नहीं है बट मेरे को लगता है आगे मिलेगा। PBr5 जो है that will exist as PBr4+ and Br-। एक बार अपने को आगे देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं पता चलेगा। उसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन नहीं है, PCl5 पे क्वेश्चन आया। ऑक्साइड्स की अगर बात कर लो तो यार ऑक्साइड्स में ये देखो, ये वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, लेकिन ट्रेंड बहुत ही ऑब्वियस है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एंड मतलब जो एसिडिक स्ट्रेंथ है एज द ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन 2O जो है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट में है नाइट्रोजन, और आपका N2O5 जो है
वहां पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है नाइट्रोजन। तो एज द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इज आल्सो इंक्रीजिंग। तो काफी सीधा सीधा ट्रेंड है यहाँ पे, और ये ट्रेंड आपको मोस्टली हर जगह दिखेगा ही कि जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट आपका बढ़ता है सेंट्रल एटम का, ज्यादा पॉजिटिव होते जाता है, तो वो ज्यादा एसिडिक कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये चीज, ये एक स्ट्रेंथ वाला चीज आपको याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको इन सबके जो स्ट्रक्चर्स है, स्ट्रक्चर्स भी याद रखने हैं। आई डाउट इन्होंने स्ट्रक्चर्स बनाए होंगे। सब लोग प्लीज एनसीईआरटी खोल लो। हाँ है, स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे। ये स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने हैं। ये स्ट्रक्चर सीधा सीधा ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ है ये चीज। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स सबको याद रखने हैं, इसमें आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। एक बार खुद से बना के देखो, ड्रॉ करोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। और आते हैं अपन स्ट्रक्चर पे आते हैं, फिर मैं कुछ कुछ और बातें बताऊंगा थोड़ी सी। पहले ऊपर की चीजें फिनिश कर लेते हैं। यार देख रहे हो, मतलब मेरे लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है इस तरह पढ़ाना, बिकॉज लंबा चैप्टर है यार, इसमें टाइम लगता है बहुत। मतलब आप बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को, हर लाइन अपने आप में एक इम्पोर्टेंट वो है। The decreasing order of stability of oxide, as you move down the group ऑक्साइड की स्टेबिलिटी डिक्रीज होते जाती है। ठीक है, उसका N2O5 is the strongest oxidizing। बाकी इसमें ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, डायरेक्ट कभी इस पे सवाल आएगा नहीं ऐसा, बट पता हो तो अच्छा है। क्या कर रहा है ये, सीधा क्यों नहीं लाइन आ रही? सो BI2O3 जो है हल्का सा बेसिक है। AS2O3 Sp2O3 एम्फोटेरिक नेचर शो कर रहा है। बाकी N2O3 P2O3 प्रॉपर मतलब नॉन मेटल्स है, तो इनके जो ऑक्साइड है वो एक्सिडिक ही है। ठीक है, उसके बाद HNO3 is called aqua fortis, prepared from air, Berkel-Ide process, Oswald process। ठीक है यार, ये सब बहुत ज्यादा है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ठीक है। स्टेबिलिटी, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। अभी ये देखो, नाइट्रोजन के प्रिपरेशन की कुछ रिएक्शंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज फ्रॉम अमोनियम नाइट्राइट। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो एक नाइट्रोजन, अमोनियम वाला नाइट्रोजन जो है, दैट इज इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और नाइट्राइट वाला जो नाइट्रोजन है, NO2 माइनस वाला नाइट्रोजन, दैट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो -3 और +3 वाला दोनों को साथ में मिला के आप हीट कर रहे हो, तो आपको 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला नाइट्रोजन मिल रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इसी रिएक्शन का एक और जो आप समझ लो ब्रदर रिएक्शन जो है, वो अमोनियम नाइट्रेट वाला रिएक्शन है। तो अगर आप अमोनियम नाइट्रेट मतलब NH4NO3 को हीट करोगे, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी N2O। ठीक है, तो अमोनियम मतलब ये नाइट्रोजन के जो भी प्रिपरेशन के प्रोसेस है, या नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो प्रिपरेशन प्रोसेस है, इसमें सीधा सीधा आप जो दोनों नाइट्रोजन जो इन्वॉल्व है आपके रिएक्टेंट में, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट का एवरेज ले रहे हो, और आपको प्रोडक्ट वाला नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रहा है। ठीक है, ये चीज याद रखना थोड़ा सा आसान है। ठीक है, इस रिएक्शन को याद रखना। दूसरा रिएक्शन जो है वो ये वाला है, अमोनियम डाइक्रोमेट वाला, जिसमें अमोनियम डाइक्रोमेट हीट करोगे तो आपको नाइट्रोजन मिलेगा। बहुत पुरानी रिएक्शन है, मतलब अगर आपने आईसीएससी बोर्ड से पढ़ाई किया है तो आपको ये रिएक्शन कहीं ना कहीं 9th या 10th स्टैंडर्ड में ही दिखी होगी। नहीं किया है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वहां पे सिर्फ बच्चों ने रटा था, तो ऐसा नहीं है किसी को कुछ याद, मतलब लॉजिकली कुछ याद था। लेकिन अब तुम्हें याद रखने का हमेशा ध्यान रखना है, अमोनियम नाइट्राइट के लिए तो काफी आसान है। अमोनियम डाइक्रोमेट में भी
आपको प्रोडक्ट मिलेगा नाइट्रोजन। और इसमें अमोनियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का कंपाउंड है, हीट करोगे प्रोडक्ट में आपको जो Cr2O3 मिलेगा ग्रीन कलर का मिलेगा। ये एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जहाँ पे अमोनिया जो है, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन, हम टेक्निकली बोलते हैं, देखो अगेन इट्स अ कोवैलेंट कंपाउंड, लेकिन बोलने के लिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन इज इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो टेक्निकली आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, एंड ऑक्सीडाइज करके आपका फॉर्म करेगा अमोनियम क्लोराइड एंड नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था वो काइंड ऑफ -3 से आ रहा है 0 में, ठीक है। दिस इज preparation of N2. Now this is happening at lower temperature. If excess Cl2 is used in this reaction, nitrogen trichloride is formed. अब ये रिएक्शन ट्राइक्लोराइड जो है, इसमें नाइट्रोजन इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्लोरीन जो है नाइट्रोजन को -3 से सीधा +3 में लेके जा सकता है, गिवन द कंडीशंस आर राइट, ठीक है। बाकी अमोनिया का ऑक्सीक्लोराइड के साथ ये देखो आप CaOCl2 जो है, ठीक है, ये Ci दिख रहा है लेकिन Ci नहीं है, दिस इज CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर जैसा ही है, ब्लीचिंग पाउडर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये ऑक्सीडाइज कर रहा है अमोनिया को, ले जा रहा है नाइट्रोजन में। तो अब आप ये चीज तो आई थिंक समझना आप लोगों के लिए आसान हो गया होगा कि यार आपके सामने किस टाइप का रिएजेंट है, दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग के कंपाउंड क्या बनेगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे अमोनिया के साथ यहाँ पे क्या है, CuO, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है, क्यूप्रिक ऑक्साइड भी अपने आप में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिकॉज कॉपर कहीं ना कहीं टेंड करता है कि कॉपर ऑक्साइड जब भी आप किसी के साथ हीट करो तो कॉपर अपना ऑक्सीजन उसको देने की कोशिश करता है, खुद अपने मेटेलिक फॉर्म में जाने की कोशिश करता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट होने वाला है कॉपर में, और आपका जो अमोनिया है वो कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन में। तो अगेन लिटिल इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बट गेस करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। लेड ऑक्साइड जो है ये भी सिमिलर बिहेवियर शो करेगा। अगर आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज याद है, क्या आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज याद है क्या सबको? कितनों को याद है एक बार प्लीज हैंड रेज करना। रिएक्टिविटी सीरीज जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं अपन, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है। बीच में एक दिन मैं शुभम है क्या, चला गया? यस सर। है तो तू रिएक्टिविटी सीरीज तुझे याद हो गई है क्या? नहीं, अभी भी नहीं हुई? क्या कर रहा है यार, रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज प्लीज सब लोग याद कर लो यार। मतलब ये जो आपके सामने ये जो रिएक्शन है, कॉपर ऑक्साइड को हीट कर रहे हो तो कॉपर ऑक्साइड मेटल में जले जा रहा है, या लेड ऑक्साइड को हीट करते हो तो वो लेड फॉर्म कर दे रहा है। ये कहीं ना कहीं रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप लोगों को याद रहेगा तो आपको पता होगा कि ये हाइड्रोजन के नीचे के एलिमेंट्स है। हाइड्रोजन के नीचे आता है आपका, मतलब लेड चलो थोड़ा ऊपर होता है, मतलब हाइड्रोजन के जस्ट ऊपर होता है, लेकिन कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है। कॉपर, मरकरी, फिर आपका क्या है, और सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ठीक है। किसी ने तो यार किससे बात कर रहा था, मैं 2-3 दिन पहले किसी से डिस्कस कर रहा था रिएक्टिविटी सीरीज, कुछ होगा आगे, और पता नहीं नीचे का जो पार्ट है उसको याद करने का तरीका था। चलो 2 मिनट होल्ड करो, अभी बता देता हूँ। रिएक्टिविटी सीरीज भाई सब लोग याद रख लो। इससे शुभम तेरा आवाज नहीं आ रहा, आवाज बहुत कट कट के आ रहा है। फिर से एक बार रिपीट करना। लेके बड़ा सरदार का नाम, हाँ, तो फेंको कोई नीचे, नो प्रभात
में कुछ होगा आगे और सही है। देख लो यार, ये देखो, मतलब मैंने वो बताया था, लेके 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, जानकर फेंको कोई नीचे, सुनो प्रभात, होगा कुछ आगे नहीं, कुछ होगा आगे और पता नहीं। तो ये तरीके है, बहुत सारे तरीके हैं यार, मतलब आप देखोगे, अगर आप गूगल करोगे आपको मजा आ जाएगा, एक से एक तरीके। तो प्लीज आप कोई भी तरीका यूज कर लो जो तुम्हें सही लगता है, ठीक है। आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करना बहुत ही जरूरी है। उसके बेसिस पर हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो कुछ छोटी ट्रिक्स हमारे पास जहाँ से हैं, जिनकी हेल्प से हम इसको याद कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये जो एलिमेंट है, ये सारे के सारे एलिमेंट हाइड्रोजन के होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखेंगे तो इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव में दिया हुआ है, ठीक है। जैसे जो फर्स्ट है, सबसे नीचे आपके पास आता है लिथियम के बाबा सरदार, लिथियम के बाबा सरदार। लिथियम से लिथियम आ जाएगा, के से पोटेशियम, बाबा से Ba एंड सरदार से स्ट्रोंशियम। लिथियम के बाबा सरदार के बाद आपके पास आता है काका नाना मांगे आलू पानी, काका नाना मांगे आलू में पानी। तो दीज आर फॉर दिस एलिमेंट। उसके बाद है मैंने जिंदा को फ्राई कर दिया। देन आपके पास आता है मैंने जिंदा को फ्राई कर दिया। कोई नहीं सुना प्रभु हाइड्रोजन की, कोई नहीं सुना प्रभु हाइड्रोजन की, कोई नहीं सुना प्रभु हाइड्रोजन की। सो इसकी हेल्प से हम जो हाइड्रोजन के नीचे एलिमेंट है उनको हम लर्न कर सकते हैं, और एक हमें रफ सा आइडिया हो जाता है कि कौन सा एलिमेंट हमारे पास कहाँ प्लेस है इस सीरीज में। अब हम हाइड्रोजन के ऊपर की बात करें तो ये फिर से आंटी ने कल ऑक्सीजन प्लेटिनम ऑक्सीजन को पीटा। फिर से आंटी ने कल ऑक्सीजन को पीटा। फिर से आंटी ने कल ऑक्सीजन अब को। ये देख रहे हो आप, ये जो है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सिर्फ मेटल वाला पार्ट नहीं है, इसने नॉन मेटल्स को भी इंक्लूड किया है। तो टेक्निकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये वो वाला है, ठीक है। तो यार मैं बता रहा हूँ, आप लोग प्लीज ये अपने लिए टू डू लिस्ट में डाल दो, ठीक है। और इसको यूज करने के तरीके मैं आपको और आगे बताते रहूंगा। तो अभी बस अपने दिमाग में ये चीज डाल दो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको रटना है, दो चार और अच्छे अच्छे ढूंढना, आपको पता चल जाएंगे, मिलेंगे, फिर आपको फील आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, बट प्लीज ये अपने सब लोग टू डू लिस्ट में डाल लो, इलेक्ट्रोकेमिकल रखनी है, ठीक है। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर आप देखोगे तो आपका जो कॉपर और लेड जो है ये काफी नीचे में है। तो दे आर कंपाउंड्स विच अंडरगो सेल्फ रिडक्शन। लेड ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये तीन ऐसे कंपाउंड है जिनको आप हीट करोगे तो वो ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, ठीक है। और आपको कॉपर और मर्क्यूरी में तो आउटराइटली आपको मेटल मिल जाता है। लेड के केस में थोड़ा सा और मेहनत लगता है। लेड पहले हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है। तो अगर लेड से आपके पास PbO2 है, PbO2 को आप हीट करोगे तो आपको बहुत ही आसानी से PbO प्लस O2 मिल जाएगा। लेकिन PbO से आपको Pb में लाने के लिए थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे इस केस में आप देख रहे हो कि अगर मैं PbO को अमोनिया के साथ हीट करूंगा तो आई विल गेट Pb प्लस अमोनिया जो है दैट विल गेट कन्वर्टेड टू नाइट्रोजन, ठीक है। तो दैट इज यूजिंग कॉपर ऑक्साइड एंड लेड ऑक्साइड। फिर आप यूरिया जो है, यूरिया को अगर आप HNO2 के साथ हीट करोगे, ठीक है, HNO2 या फिर आप बोलो NaNO2 HCl, है ना, इनके साथ हीट करोगे तो आपको मिलेगा अगेन नाइट्रोजन प्लस CO2 प्लस H2, ठीक है। अगेन मैं ये नहीं बोलूँगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता, बट ठीक है, पता होना चाहिए। ये रिएक्शन जो है इसको आप लिख लो, इसको लिख लो, मतलब इस चीज को याद रख लो, कॉपर प्लस HNO3 गिव्स कॉपर ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन
प्लस H2O। अब ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है और बता देता हूँ। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, ठीक है, ये चीज अगेन टू डू लिस्ट में इस चीज को एक और पॉइंट बना के लिखो। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड डाइल्यूट HNO3 की अलग अलग मेटल्स के साथ रिएक्शंस को आपको लिखना है, ठीक है, ये रटना है। अभी इसमें आगे आएगा शायद जब अपन HNO3 की कहानी पढ़ेंगे, बिकॉज नाइट्रोजन फैमिली में HNO3 देखा जाता है, लेकिन मेटल प्लस HNO3 बहुत ही अलग अलग रिएक्शंस दिखाते हैं। कुछ केसेस में आपको NO2 गैस निकलते हुए दिखता है, कुछ केसेस में आपको N2O गैस मिलता है, और लिटरली बहुत ही यूनिक केस लाइक कॉपर जो है, कॉपर के केस में आपको यहाँ पे नाइट्रोजन मिलेगा, ठीक है। सो HNO3 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कॉपर को ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिड्यूस होगा, लेकिन कॉपर है वो उतना रिड्यूस कर सकता है उसको कि वो नाइट्रोजन में लेके आता है, बाकी के जो एलिमेंट्स है बहुत ज्यादा रिड्यूस नहीं कर पाते उसको, ठीक है। BaN3 ट्वाइस हीट करोगे, बेरियम प्लस नाइट्रोजन, अच्छी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है। सोडियम अजाइड 300 डिग्री सेल्सियस, अब ये 300 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है यहाँ पे, ये रिएक्शन सिर्फ हीटिंग पे नहीं, ये रिएक्शन एक क्या बोलते हैं उसको, पीजो 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 इलेक्ट्रिक, नहीं, पीजो इलेक्ट्रिक नहीं है ना ये, वो यही पीजो टाइप का ही रिएक्शन है, पीजो हाँ शॉक वाला, करेक्ट, ऋषभ पकड़ा। वो शॉक जब इसको लगता है Na3 को, तो पहले के टाइम में जो आप जो क्या बोलते हैं, जो कार, ये मैंने बताया था राइट, कार में ये एयर बैग जो होता था, तो वो एयर बैग के लिए यहाँ Na3 डाला जाता था। तो आप सोचो Na3 देखो रिएक्शन के जस्ट मतलब शॉक उसको लगता है, तो शॉक से वो ब्रेक होता है, डिसोशिएट करके फॉर्म करता है नाइट्रोजन गैस एंड सोडियम। Now sodium is not really very like very क्या बोलते हैं गुड थिंग टू फॉर्म, बट वो बहुत कम क्वांटिटी में होगा क्योंकि वो सॉलिड के फॉर्म में फॉर्म होगा, और जो नाइट्रोजन है वो गैसियस फॉर्म में होगा, तो मैक्सिमम एरिया या मैक्सिमम वॉल्यूम जो होगा वो नाइट्रोजन का ही होगा, ठीक है। लेकिन अब ये रिएक्शन मतलब अब ये ऐसे यूज नहीं होता है कार्स में, अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स आ गए, बट अगेन याद रखने के लिए काफी इंटरेस्टिंग है अजाइड का शॉक से ब्रेक होना, ठीक है। एल्यूमिनियम नाइट्राइड पानी डाल दोगे अमोनिया बन जाएगा, ये सारी नॉर्मल रिएक्शंस है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बाइड। At 1100 degrees Celsius, these carbides react with N2 forming CaCN2 and BaCN2 respectively। तो कैल्शियम कार्बाइड को अगर आप नाइट्रोजन के साथ हीट करोगे तो आपको मिलेगा CaCN2 एंड कार्बन, ठीक है। BaC2 को नाइट्रोजन के साथ हीट करोगे तो आपको BaCN ट्वाइस मिलेगा। अच्छा, अगर आप लोगों को याद होगा Ca, ये मैंने कहा बताया था, साइनोजन CN2 बना वाली एक रिएक्शन बताई थी यार, मेरे को याद ही नहीं आ रहा मैंने कब बताया था ये। कैल्शियम साइ नाइट्रेट कहाँ से आ गया? यार एक बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी, इसी के अराउंड थी।
चलो मैं याद आता है फिर मैं बताता हूँ। रिएक्शन सिमिलर सी ही थी, CN ट्वाइस हीट करने पे CaCN2 बनाता है और कुछ और फॉर्म करता है। ठीक है, ये एक रिएक्शन जो है कार्बाइड प्लस नाइट्रोजन वाली, ये चीज को याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। CaC2 CnC2 कैल्शियम साइनामाइड, ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है कैल्शियम साइनामाइड वाला, क्योंकि फर्टिलाइजर करके यूज होता है और ये काफी पुरानी रिएक्शन है। मतलब पुरानी इन द सेंस काफी लाइक 1900s में ये डिवाइस कर लिया था। ये रिएक्शन इसी फॉर्म में आएगा, एकदम डायरेक्ट आएगा जब भी आएगा, तो इसमें ऐसा कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा पता होगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी अमोनिया जो है, अमोनिया की रिएक्शन यार कुछ से एक बार देख लेना। अमोनियम नाइट्रेट को देखो, NaOH के साथ जब आप हीट कर रहे हो अमोनियम नाइट्रेट को, तो आपको मिलेगा NH3 प्लस NaNO3 प्लस H2O। अमोनियम सल्फेट अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट कर रहे हो तो आपको मिल रहा है अमोनिया। तो ये लिटरली एसिड बेस वाली रिएक्शंस है ना। एल्यूमिनियम नाइट्राइड में अमोनिया निकल रहा है, H प्लस मिल रहा है सीधा सीधा N3 माइनस को। यूरिया की रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन को ध्यान से देखना, दिस इज ऑर्गेनिक का रिएक्शन है, ये अमाइड है ये आपके सामने। ठीक है, अमाइड को NaOH के साथ हीट किया जा रहा है तो आपको प्रोडक्ट में मिल रहा है आपका एसिड और अमोनिया। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, अमाइड का जो इस रिएक्शन का कुछ नाम है क्या, अमाइड का ब्रेक डीएस्टरिफिकेशन के टाइप्स का हुआ ये, डीअमिडिफिकेशन। और तो कुछ इसमें खास है नहीं। हमें अमोनिया के इसमें यूरिया, हेबर्स प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हेबर्स प्रोसेस। मतलब इस इंसान के बारे में किसी दिन मैं स्टोरी बताऊंगा, आराम से बैठ के बात करेंगे इसकी कहानी। ये साइनामाइड आ गया ना, नहीं ये वही है, वही कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन आपको मिल रहा है साइनामाइड। ठीक है, उधर आपके पास जो मिला था CaCN2 प्लस CO, दैट वाज कॉल्ड नाइट्रोलिम। तो उसमें CaCN2 जो है ये साइनामाइड ही है। ठीक है, और साथ में कार्बन है, तो CaCN2 प्लस कार्बन, दिस होल एक्ट्स एज अ फर्टिलाइजर। यहाँ पे आपके पास है CaCN2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो रहा है इसमें साइनामाइड प्रोसेस में। बाकी और तो ठीक ही है आगे। CaSO2 जिंक का अमोनियम कॉम्प्लेक्स की क्यों बात हो रही है, रिएक्शंस ऑफ हेवी मेटल आयंस। ठीक है, अमोनिया के साथ हेवी मेटल के जितने भी अमीन कॉम्प्लेक्सेस है उसकी बात की गई है। ठीक है, अमीन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में अपन डी ब्लॉक में ही बात करेंगे। जैसे कॉपर का जो अमीन कॉम्प्लेक्स होता है डीप ब्लू होता है एंड वाटर सोल्यूबल होता है। तो मोस्ट ऑफ द अमीन कॉम्प्लेक्स आर वाटर सोल्यूबल बिकॉज अमोनिया एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। HgCl2NH4OH में आपको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है दैट इज HgNH2Cl। ये कंपाउंड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, HgNH2Cl का व्हाइट प्रेसिपिटेट। बाकी ठीक है, ठीक है। K2HgI4 आप लोगों को याद होगा, नेस्लर्स रिएजेंट, ये अमोनिया को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो नेस्लर्स रिएजेंट के साथ आपको इस टाइप का ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। अब ये जो प्रेसिपिटेट है इसका शेप को लेके कई बार डिस्कशन हो सकता है, बट इसको भी लेके थोड़ा सा एक्चुअली शेप में नहीं जाएंगे, इसके स्ट्रक्चर में मैं आपको बस एक अंदाजा दे रहा हूँ, लेकिन इस पे और भी डिस्प्यूट है। ठीक है, मल्टीपल जगह पे अलग अलग चीजें लिखी हुई है। तो जो आपका नेचुरल रिएजेंट है, नेचुरल रिएजेंट के साथ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। ठीक है, दिस इज दैट ब्राउन कलर्ड
कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो दिस इज नेस्लर्स रिएजेंट के साथ अमीन कॉम्प्लेक्स अमोनिया डिटेक्ट करने के लिए। बाकी ये एक देखो, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, मैंने आप लोगों को बताया था। अमोनियम नाइट्राइट हीट करोगे तो N2 निकलेगा, अमोनियम नाइट्राइट हीट करोगे N2O निकलेगा, अमोनिया को KMnO4 के साथ रिएक्ट करोगे तो N2 मिलेगा। Now, ये रिएक्शन को देखो, ये काइंड ऑफ आपका जैसा डाइक्रोमेट वाला रिएक्शन है, अमोनियम डाइक्रोमेट वाले रिएक्शन के जैसा ही है ना। आपके पास KMnO4 एक्ट्स एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपका Cr2O7 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, एंड सेम रिएक्शन Cr2O7 भी उसको नाइट्रोजन पे ले जा रहा है, KMnO4 भी उसको नाइट्रोजन पे ले जा रहा है। तो अगर आप ये रिएक्शन वापस कभी देखोगे तो आई थिंक आप लोगों के लिए अब प्रेडिक्ट करना काफी आसान हो जाएगा। NH2Cl ये ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पे। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में यार काफी, हाँ, तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में ये सबका कंपाउंड का जो शेप है ये आपको याद होना जरूरी है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। रही बात NO2 के बारे में, तो NO2 के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना। N का डबल बॉन्ड O है और एक लोन पेयर N ने ऑक्सीजन को डोनेट किया है। इसका अच्छा डायग्राम आपको NCERT में मिल जाएगा। ठीक है, NCERT में आप ध्यान से देख लो, आपको अच्छा डायग्राम मिलेगा। यहाँ पे एक चीज मेरे को आपको दिखाना था, ये देखो NO2 जो है, NO2 इज अ ब्राउन कलर्ड गैस। ठीक है, NO2 जो है, इसमें नाइट्रोजन जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इसी का डाइमर फॉर्म जो है दैट इज N2O4, यहाँ पे नाइट्रोजन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है। तो दोनों केस में आपका नाइट्रोजन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन NO2 का कलर ब्राउन है, N2O4 का जो कलर है दैट इज कलरलेस। दिस इज अ ब्राउन कलर्ड गैस, दिस इज अ कलरलेस। ब्राउन कलर है NO2 का, दैट इज बिकॉज ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन को ध्यान से देखो, ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया है ऑक्सीजन के साथ, एक लोन पेयर पूरा का पूरा डोनेट कर दिया ऑक्सीजन को, लेकिन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एंड दैट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉजिंग द ब्राउन कलर इन NO2। ठीक है, अब क्या हमको इसी टाइप की चीज यहाँ पे N2O3 में भी दिख रहा है क्या? काइंड ऑफ नहीं दिख रहा है इसमें ऐसा दिख तो नहीं रहा, लेकिन इसका ब्लू कलर का कारण कुछ और होगा शायद, मैं भूल गया अभी। इसका ब्लू सॉलिड है, ये ब्राउन गैस है, बाकी देखो बाकी सारे कलरलेस है। एक N2O3 है जो ब्लू सॉलिड है, एक आपका NO2 है जो ब्राउन कलर का गैस है, एंड बाकी सारे के सारे कलरलेस है। ठीक है, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के पर्सपेक्टिव से, इसलिए इसको कोई मतलब इनका स्ट्रक्चर, इनका प्रिपरेशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भले इनकी रिएक्शंस मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन इनके प्रिपरेशंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं भी N2O या नाइट्रोजन का ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है तो प्लीज उन सारी रिएक्शंस को ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं इसमें और मेरे को कुछ ठीक ही लग रहा है, NO, NO2, N2O3, NOO2, N2O3 प्रिपरेशंस यही है, सारे रिएक्शंस NO2 फॉर्म हो रहा है। ये कॉपर प्लस HNO3 मैंने आप लोगों को बताया था इम्पोर्टेंट है। याद होगा तो देखना, ऊपर जो रिएक्शन था मैंने एक रिएक्शन पहले बताया था, वहां पे नाइट्रोजन फॉर्म होता, कॉपर प्लस HNO3 कॉपर ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन बना था। ये देखो इस केस में कॉपर प्लस HNO3 NO2 फॉर्म हुआ है। तो NO2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 विद Cu और हीटिंग हेवी मेटल नाइट्रेट्स। अब इसमें यहाँ पे इन्होंने ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया है, मेरे को एक आगे में कहीं पे शायद मिलेगा तो मैं बताता हूँ वहाँ पे। N2O का प्रिपरेशंस का रिएक्शन देख लेना, NO का प्रिपरेशन वाला पार्ट नहीं, ये सारे रिएक्शंस है। रिएक्शंस में ठीक ही है। अब यार देखो ऐसा है ना, मैं आगे आगे ले जा रहा हूँ। ठीक है, इन केस अगर कोई चीज मिस हो जाए तो प्लीज ध्यान रखना कि उसके ऊपर जब स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा तब आपको उस पॉइंट को उठा के अपने जो ये टू रिमेम्बर वाला एक तुम्हारा जो भी लिस्ट होगा वहां पे लिख लेना है। ठीक है ना, क्योंकि क्या है यहाँ पे किलो से रिएक्शन दिया है, ऐसा अब मैं पूरा का पूरा तुमको बैठा होके बताऊंगा तो यार
तुम लोग पागल हो जाओगे और कुछ भी याद नहीं रखोगे। तो इट्स बेटर कि जब अपन क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पे जो जो चीजें आते रहे उनको अपन नोट करते जाए। ये भी ठीक ही है। TiI4 N2O4 यूजफुल सॉल्वेंट, ठीक है। ऐसे कोई इस पे कुछ ज्यादा कोई पूछता नहीं है। ये N2O5 को लेके थोड़ा सा ध्यान रखना। N2O5 थोड़ा HNO3 टाइप का बिहेवियर शो करता है। डिहाइड्रेटेड वर्जन ऑफ HNO3 ऐसा सोचो, क्योंकि नाइट्रोजन है तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब ये नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स है। ऑक्सी एसिड्स में आपके पास है HNO2, HNO3, HNO4। दिस इज अ पेरोक्सी वाला नाइट्रिक एसिड, पर नाइट्रिक एसिड, एंड दिस इज हाइपोनाइट्रस एसिड H2N2O2। ठीक है। मोस्ट जो आपको दिखेंगे, ठीक है, कभी कभार इनको नहीं दिखेंगे यार, ये नहीं दिखेंगे, ये दोनों मैंने कहीं देखे नहीं ज्यादा कभी क्वेश्चन में। ठीक है। NO2 बहुत इंपॉर्टेंट है। HNO2 यार आप लोगों को सबको पता है, आपका डायजोटाइजेशन का मेन वो रिएजेंट ही है HNO2। ठीक है। बाकी नाइट्रिक एसिड पे आ जाते हैं। नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन का जो ये प्रोसेस है, ऑसवाल्ड प्रोसेस, ये एक बार देख लेना। ये 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है NO में, NO को ऑक्सीडाइज किया जाता है NO2 में, और फिर NO2 को ऑक्सीडाइज किया जाता है HNO3 में। बिकॉज NO2 इज स्टिल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, HNO3 इज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपको उसको और थोड़ा ऑक्सीडाइज करना होता है। बाकी इस ऑसवाल्ड प्रोसेस का एक बार डायग्राम देख लेना। शायद बोर्ड के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो, लेकिन इस साल तो मेरे को डाउट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस साल बहुत इजी रहेगा बोर्ड्स। फिर बर्कलैंड आइड प्रोसेस जो है, बर्कलैंड आइड प्रोसेस में भी सेम किया जा रहा है, नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज किया जा रहा है। तो आपका जो ऑसवाल्ड प्रोसेस था, ऑसवाल्ड प्रोसेस में रिएजेंट स्टार्टिंग रिएक्टेंट आपका अमोनिया था। बर्कलैंड आइड प्रोसेस में आपका स्टार्टिंग रिएक्टेंट नाइट्रोजन है। नाउ दिस नाइट्रोजन अब आप एयर से ला रहे हो, कहाँ से ला रहे हो आपके ऊपर है। बाकी एयर से तुमको सच बताओ तो नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट करना काफी आसान है। एयर को सीधा सीधा लिक्विफाई किया जाता है, ठीक है, कूल किया जाता है। कूल करते हो तो फिर आपका एक एक लिक्विड सेपरेट आउट होता जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। नाइट्रोजन के आसपास अगर कोई इम्प्योरिटी उसके साथ आती है तो मोस्टली वो नोबल गैसेस के फॉर्म में ही आती है, इसलिए अगेन इतना ज्यादा टेंशन होता नहीं है। तो नाइट्रोजन के पास पता है कौन सी इम्प्योरिटी आएगी आपको? मोस्ट प्रोबेबली आर्गन की इम्प्योरिटी आती है, ठीक है। बट दैट्स इट। उसके बाद NO ये वाला हो गया, बर्कलैंड आइड प्रोसेस, ठीक है। नाम याद रखना, अगर कभी क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट तुम्हें पता हो कहाँ जाके देखना है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ HNO3, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी इज पार्ट ऑफ योर JEE सिलेबस। तो HNO3 का डाइल्यूट हो या कॉन्सेंट्रेटेड हो, किस तरह से बिहेव करेगा? तो जनरली कॉन्सेंट्रेटेड होता है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके चला जाता है, डाइल्यूट होता है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके चला जाता है। जैसे अगर आप देख रहे हो सल्फर है, सल्फाइड जो है, सल्फाइड से सल्फर फॉर्म हो रहा है, दोनों केस में SO2 है तो SO2 से आपका सल्फेट फॉर्म हो रहा है। HBr जो है, HBr से ब्रोमीन एंड HI से आयोडीन। तो HNO3 ब्रोमीन फॉर्म कर सकता है, आयोडीन फॉर्म कर सकता है, HNO3 क्लोरीन फॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ वो ब्रोमीन और आयोडीन के प्रिपरेशन के लिए ही देखा जा सकता है। बाकी ब्रोमीन भी आगे HNO3 से और रिएक्ट करता है, बट उसकी रिएक्शन में आयोडीन करता है। देखो आयोडीन जो है, आयोडीन आगे HNO3 से और रिएक्ट करता है। अगर एक्सेस में HNO3 है आपके पास तो आयोडीन उसके साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा? इट विल फॉर्म HiO3, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है HiO3 फॉर्मेशन वाला, जो आपको ध्यान रखना है। बाकी सल्फर वगैरह वाला ठीक ही है ये सब। कार्बन भी ठीक है, कुछ नहीं इसमें। और आगे बढ़ते हैं। ये आ गई वो रिएक्शंस जो मैं आप लोगों को बता रहा था, जो आपको याद रखनी है। थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाऊंगा।
ये रिएक्शंस आप लोगों को कहीं ना कहीं नोट करके रखना है। रिएक्शंस विथ मेटल्स दैट आर मोर पॉजिटिव देन हाइड्रोजन, ठीक है। जिंक देखो, अब मैं ये आपको रटा नहीं सकता, ठीक है। दिस इज लाइक लॉट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। आपको ये अपने हिसाब से कहीं पे पेज पे लिखना पड़ेगा। आप चाहते हो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 वाले सारे एक साथ लिख ले, डाइल्यूट वाले सारे एक साथ लिख ले, आपकी मर्जी है। या तो फिर आप ऐसे इसको सेग्रीगेट करना चाहते हो कि किस रिएक्शन में सेम प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे जिंक के साथ अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को रिएक्ट करोगे तो NO2 मिलेगा। जिंक के साथ अगर डाइल्यूट HNO3 को रिएक्ट करोगे तो N2O मिलेगा। और जिंक के साथ वेरी डाइल्यूट नाइट्राइट मिलेगा, अमोनियम नाइट्रेट मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ क्या हो रहा है। जिंक जो है वो नाइट्रोजन को ये हर केस में नाइट्रोजन को रिड्यूस कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है एंड HNO3 में नाइट्रोजन जो है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है अगर आपके पास तो नाइट्रोजन बहुत कम नहीं आएगा, +5 से +4 में आएगा। डाइल्यूट है तो नाइट्रोजन +5 से +1 में आ रहा है। और अगर वेरी डाइल्यूट है तो आपका नाइट्रोजन +5 से -3 में आ रहा है। कौन रिड्यूस हुआ यहाँ पे? अमोनियम वाला नाइट्रोजन रिड्यूस हुआ है। दूसरा तो नाइट्रेट ऐसे ही है क्योंकि सोल्यूशन में एक तो नेगेटिव आयन लगेगा ना। तो टेक्निकली we can say कि rather than HNO3 is acting as an oxidizing agent, या zinc is acting as a very strong reducing agent। टिन पे आ जाओ, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ टिन में NO2 मिलेगा, ठीक है। एंड डाइल्यूट HNO3 के साथ टिन में अमोनियम नाइट्रेट मिलेगा। आप लोगों को सिमिलरिटी आई होप दिखने लग गई है। हाँ, जब आपके पास मतलब HNO3 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा तो कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन को गेन करने पड़ेंगे क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ HNO3 आयंस रहेंगे। बट जैसे ही वो डाइल्यूट हो जाएगा तो योर मेटल विल बी एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो वो सीधा अमोनियम नाइट्रेट में लेके जाएगा। लेड के साथ देखो, लेड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 NO2, लेड डाइल्यूट HNO3 NO। अब आप बोलोगे यहाँ पे कुछ नवा हो गया, तो कॉन्सेंट्रेटेड के साथ ही कहानी ठीक है, NO2 निकल रहा है। डाइल्यूट के साथ इस केस में NO निकल रहा है। जिंक के केस में डाइल्यूट के साथ N2O निकला था। SN के केस में डाइल्यूट के साथ NH4NO3 निकला था। तो अगर यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूं कि विच ऑफ दीज 3 मेटल्स इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्या आप मेरे को बता सकते हो कि इनका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्गेस्ट से लेके वीकेस्ट में क्या सीक्वेंस होगा? जिंक, SN और PB। बताओ जरा, कमेंट में डालने की कोशिश करो सब लोग, प्लीज अपना अपना कमेंट डालो। एंड गलत होगा तो भी फर्क नहीं पड़ता, आई वांट यू टू गेस कि कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, Zn, SN और PB में से। आप ये रिएक्शन के बेसिस पे एक्चुअली देख सकते हो। शुभम, प्रियन, कुशल और स्नेही का आंसर आया है Zn, SN, PB। अच्छा, तो Zn इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, PB इज द वीकेस्ट, ऐसे सीक्वेंस में बोल रहे हो ना? एटलीस्ट ग्रेटर देन लेस देन साइन लगाओ प्लीज। कमेंट करो, कमेंट करो सब लोग। इशिका का भी आंसर आ गया है। Zn greater than SN greater than PB। Zn, SN, PB। विराज का आंसर आ गया, PB is Zn, SN। ओके, सो आप लोगों को कुल मिला के ध्यान ये रखना है कि डाइल्यूट जो आपका HNO3 है उसके साथ आपका मेटल किस तरह से बिहेव कर रहा है। अगर हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से देखें तो जानकर फेंको कोई नीचे, सुनो प्रभात, तो Zn ज्यादा
स्ट्रॉन्ग रिएक्ट मतलब Zn की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, फिर टिन और फिर लेड। तो आप देख सकते हो कि Zn वेरी डाइल्यूट अगर होगा आपके पास, बहुत ही डाइल्यूट में HNO3 होगा, तो Zn उसको -3 तक लेके चला जाएगा, वो इतना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जबकि टिन जो है, टिन अगर डाइल्यूट आपके पास HNO3 रहेगा, तो डाइल्यूट HNO3 के केस में उसको रिड्यूस करके अमोनियम नाइट्रेट बना देगा। तो अगर मैं Zn और Sn में कंपेयर करने की कोशिश करूं, तो Zn इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, जो वेरी डाइल्यूट के केस में भी वो पकड़ के उसको रिड्यूस कर दे रहा है। ठीक है, तो अगेन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है, अगर आप उसको पर्सपेक्टिव में रखते हुए सोचते हो, तो भी आपको समझ में आएगा कि यार Zn जो है ऑब्वियसली ऊपर है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रही बात रही बात लेड की, तो लेड इसको लोएस्ट जो है NO तक ले जा रहा है। NO मतलब नाइट्रोजन इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, उससे नीचे नहीं ले जा पा रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को फील आ रहा है कि यार क्यों हमारे लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज को थोड़ा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो सेट ऑफ मेटल्स है, दैट इज आयरन, मैग्नीशियम एंड कॉपर। ठीक है, इस केस में भी ध्यान से देखना, आयरन जो है, आयरन इज बिहेविंग एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप इमेजिन करोगे अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो जान कर फेंको तो Zn और Fe ऑलमोस्ट आजू बाजू ही है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो आप देखो दोनों का बिहेवियर बहुत ही सिमिलर सा है। Zn के केस में भी देखो आप, कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट, NO2, N2O, NH4, NO3। यहाँ पे देखना कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट, NO2, N2O, NH4, NO3। तो आयरन और जिंक ऑलमोस्ट सिमिलर बिहेवियर शो कर रहा है। आई थिंक अब आप इसको याद रख पाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कहीं ना कहीं पूछी जाती है डायरेक्टली। ठीक है, तो मैग्नीशियम और मैंगनीज के केस में देखो आपको डायरेक्ट अमोनियम नाइट्रेट मिल रहा है। ठीक है, वेरी डाइल्यूट के केस में। कॉपर जो है कॉन्सेंट्रेटेड के साथ NO2 दे रहा है, और वेरी डाइल्यूट के साथ NO दे रहा है। यार एक मिनट, कॉपर का लेके एक रिएक्शन इन्होंने कहीं बताया नहीं, जो नाइट्रोजन वाला रिएक्शन है। अब मेरे को उस रिएक्शन की वैलिडिटी पे डाउट आ रहा है। तुम लोगों को याद है बहुत शुरुआत में एक रिएक्शन था, जहाँ पे नाइट्रोजन का प्रिपरेशन टाइप था। ये देखो इस रिएक्शन का, सॉरी, रिएक्शन में देखो क्या लिखा है, बाय पासिंग HNO3 वेपर्स ऑन रेड हॉट कॉपर। ठीक है, दिस इज नॉट रिएक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, दिस इज लिटरली रिएक्शन ऑफ HNO3 वेपर पास्ड ओवर रेड हॉट कॉपर। तो आपको ये रिएक्शन को भी वहां पे लिखना होगा। ऑब्वियसली इट्स नॉट फॉर ऑल ऑफ देम, बट एटलीस्ट कॉपर, रेड हॉट कॉपर के ऊपर HNO3 इस तरह से बिहेव करता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को अगर तुमने जहाँ पे भी मार्क कर रहे हो, तो वहां पे एटलीस्ट ये रिएक्शन को भी मेंशन कर दो। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। HNO3 की कहानी हो गई। कॉपर के साथ देख लिया आपने, एंटीमनी के साथ देख लेना, थोड़ी यूनिक है। H3SbO4 फॉर्म होता है ना, जैसा फॉस्फोरिक एसिड बनाएगा। एक्वा रेजिया में गोल्ड डिसॉल्व होता है, ये सबको पता है। ब्राउन रिंग टेस्ट आई थिंक सबको पता है। इसमें ब्राउन रिंग टेस्ट पता है ना? आगे बढ़ू ना यार, ये ब्राउन रिंग टेस्ट में आपको सबको ये ध्यान रखना है, Fe जो है यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे जो Fe है दैट इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे आपका जो NO है, NO जो Fe+2 the test is carried out dilute, कुछ इन्होंने बोला ही नहीं है। यहाँ पे Fe+1 में और NO+1 में, प्लीज इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, बाकी यार फॉस्फोरस आ गया अभी।
फॉस्फोरस के रिएक्शंस में ये एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, NaOH डालने पे फॉस्फोरस डायरेक्ट फॉस्फीन गैस रिलीज करता है और साथ में NaH2PO2 फॉर्म होता है, ठीक है। NaH2PO2 यहाँ पे आपका जो फॉस्फोरस है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इट्स मोनो एसिडिक मोनो बेसिक एसिड है ये, क्योंकि यहाँ पे जो एक ही ऑक्सीजन ऐसा है जो जिससे H+ जुड़ा हुआ था और उस H+ को सोडियम ने रिप्लेस कर दिया। दूसरे जो दोनों हाइड्रोजन है वो फॉस्फोरस से डायरेक्टली अटैच्ड है। NaH2PO2 एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो आफ्टर रिएक्शन ये चला गया तो यहाँ पे आपका Na+ आ गया, ठीक है। दिस इज NaH2PO2, phosphorus is in +1 oxidation state। सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, +1 है क्या, +3 हुआ ना यार ये तो, हाँ +3 हुआ। phosphorus is in +3 oxidation state। एक बार इसका अपन ऑक्सीडेशन +1 हो गया। +1 हो गया क्या? हाँ हाइड्रोजन जो है ये भी +1 में नहीं? हाँ, तो ठीक है हाँ, 3 वहां से OH +1 टेक्निकली तो उधर से सही है, सही है, +3 हो गया और 2 H के से -2 +1। करेक्ट। ये चीज ध्यान रखना है इसका, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है एंड इसमें सिर्फ एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। फॉस्फोरस प्लस NaOH की रिएक्शन ही है, रेड फॉस्फोरस NaOH। इसके बारे में एक्चुअली आगे देखते हैं अपन, और H3PO2 के बारे में आगे आएगी कहानी, ऑक्सी एसिड जो फॉस्फोरस में अपन देखेंगे। ये ब्लैक फॉस्फोरस है, ये कलर वलर देख लेना, इसमें तो और कुछ है नहीं। मोस्ट स्टेबल में ये ब्लैक मोस्ट स्टेबल है, लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। ये P2O5 या P4O10 एक ही बात है। जैसे अपना हमने वो बोला था कि जो फॉस्फीन जो गैस है, फॉस्फीन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, वैसे आपका ये रेड फॉस्फोरस जो होता है वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाइट फ्यूम्स बनाता है, डेंस वाइट फ्यूम्स। एंड वो डेंस वाइट फ्यूम्स एक स्क्रीन की तरह एक्ट करती है, ठीक है। अब वो जो P2O5 अपन ने लिखा था पेंटॉक्साइड, वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है इन अ डाइमर फॉर्म एज अ P4O10 और P4O6। इसका स्ट्रक्चर आपको आगे शायद दिया जाएगा, तो मैं पहले बता देता हूँ। कंपाउंड आपको याद रखना है, मतलब कंपाउंड का बॉन्डिंग आपको याद रखना है। ये कितना हुआ, ये एक, दिस इज 4 and 2, दिस इज P4O6, ठीक है। और जो P4O10 रहेगा उसमें अलग यही रहेगा कि ऊपर में डबल बॉन्ड O भी रहेगा, तो 4 ऑक्सीजन वहां पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। दिस विल बी P4O10, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना, P4O2 P4O10। P4 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो PCl3 बनाएगा, एक्सेस में रिएक्ट करेगा तो PCl5 बनाएगा, ठीक है। P4NaOH के साथ फॉस्फीन निकलता है, हाइपोफॉस्फाइड निकलता है, HNO3 के साथ फॉस्फोरिक एसिड निकलता है, ठीक है। ये सारी ऑब्वियस रिएक्शन से ध्यान रखना है। देखो CaO प्लस फॉस्फोरस अगेन हाइपोफॉस्फाइड ही फॉर्म हुआ है, ठीक है, हाइपोफॉस्फाइड एंड फॉस्फीन, यहाँ पे भी हाइपोफॉस्फेट एंड फॉस्फीन। तो कुल मिला के रेड फॉस्फोरस NaOH अगर आप यूज कर रहे हो तो आपके पास फॉस्फीन गैस और हाइपोफॉस्फाइड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये ठीक है, फॉस्फीन के फॉर्मेशन। अगर आपने गैस जो प्रिपरेशन ऑफ गैसेस के बारे में कहीं पे नहीं लिखा है तो 1-2 गैस और इसमें ऐड कर देना। एक गैस है फॉस्फीन, ठीक है, इसके प्रिपरेशन वाले प्रोसेस लिख लेना। फॉस्फोरस एसिड को हीट करोगे तो आपको फॉस्फीन मिलेगा। एंड P4NaOH, दिस इज अ लेबोरेटरी प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे आप हीटिंग करके ये पूरी रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। When pure, it is non-inflammable but becomes inflammable owing to the presence of P2H4 or P4।
तो तुम लोगों को याद है ऊपर में जब हम लोग जस्ट नाइट्रोजन फैमिली की स्टार्ट में N2H4 और P2H4 के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें एक चीज लिखा हुआ था कि PH3 burns in oxygen to form white colored dense fume, और उसके बाद फुल स्टॉप के बाद लिखा हुआ था it is due to presence of small quantity of P2H4। वो जो लाइन थी वो यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। when pure it is non inflammable, मतलब PH3 by itself is non-inflammable but becomes inflammable owing to the presence of P2H4। तो P2H4 स्मॉल क्वांटिटी में अगर होता है तो उसको इन्फ्लेमेबल बना देता है और उसके रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करवा देता है। ठीक है। फॉस्फीन की रिएक्शंस है। कॉपर के साथ फॉस्फीन Cu3P2 का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। मर्क्यूरी के साथ Hg3P2 का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। सिल्वर के साथ Ag3P का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। Ag3P कैन लेटर ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट सॉल्ट एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से वहां पे रिएक्शन आपको डायरेक्टली दिखाई जा सकती है। ठीक है, ऑल्दो फॉस्फाइड एज सच सीधा कभी बनता नहीं है, लेकिन ये फॉस्फीन गैस का डिस्क्रिप्शन या उसका मेंशन सॉल्ट एनालिसिस में होता रहता है। ठीक है, आपको इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि GNO3 आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रिएजेंट है टू सॉल्ट एनालिसिस। एंड आप देख लो ये फॉस्फीन किस हिसाब से उस पर रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी की रिएक्शंस ठीक ही है। फॉस्फाइन ये देखो P4O6 और P4O10 का आपको स्ट्रक्चर बताया हुआ है। एंड P4O6 की रिएक्शंस है, P4O10 की रिएक्शंस है। ठीक है, इतना कुछ इसमें इतना ज्यादा कुछ नहीं है। आते स्ट्रक्चर्स ऑफ फास्फोरस, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। अब ये जो ये आपको दिख रहा है ये आपको पूरा का पूरा याद रखना है। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट आई विल सजेस्ट यू एक बार ड्रॉ करके देखो। आपके सामने ये देखो, सबसे पहला है H3PO2। इसी का अपन ने एक NaH2PO2 जो था उसका अपन ने स्ट्रक्चर देखा था। यहाँ पे फास्फोरस +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। देन यू हैव H3PO3 जिसमें फास्फोरस +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। देन यू हैव H4P2O6 यहाँ पे फास्फोरस +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। देन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज द नॉर्मल फॉस्फोरिक एसिड जो हम जानते हैं। देन देयर इज HPO3 n नंबर ऑफ टाइम्स, दिस इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ये कई बार कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होता है इसलिए बाहर पे n लिखा हुआ है। एंड दिस इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड जहां पे आपके पास POP बॉन्ड का लिंकेज होता है। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन एक्चुअली जेई मेंस में ही आएगा, एडवांस में कभी आपको इस स्ट्रक्चर पे कभी कोई बात नहीं करेगा क्योंकि एडवांस और कॉम्प्लेक्स कर देगा इसको। लेकिन मेंस में जब भी आपके सामने ये रिएक्शन आएगा तो रिएक्शन मतलब सॉरी जब भी क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन में आपको लिटरली ये पूछा जा सकता है कितने इसमें POP बॉन्ड लिंकेज है या कितने P डबल बॉन्ड O है या समथिंग लाइक दैट, या कितने एसिडिक हाइड्रोजन है। तो उन सारे पर्सपेक्टिव से आपको देखो, आपको स्ट्रक्चर पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई विल सजेस्ट कि आप आगे की रिएक्शंस देख लो। H3PO3 की ऐसे कोई बहुत यूनिक रिएक्शंस नहीं है, लेकिन ये एक रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, MgNH4PO4। ठीक है, दिस रिएक्शन इज बेसिकली डिटेक्शन ऑफ फॉस्फेट के लिए यूज किया जाता है या डिटेक्शन ऑफ Mg2+ आयन के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, MgNH4PO4 इसका जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, एंड बाकी तो यार कुछ नहीं इतना। ठीक है, फास्फोरस को अब बाकी जो भी है अपन इनके ये देखो ये चीज मैं बता रहा था आपको। PCl5 solid exist as PCl4+, PCl6-, PBr5 exist solid, PBr5 exist as PBr4+ and Br-. Pi5 appears to be Pi4+ and I- in solution। बहुत इंपॉर्टेंट है solution क्योंकि ये solid में exist नहीं करता।
ठीक है, इसमें हो गया। यार आज हम जाके सिर्फ नाइट्रोजन फैमिली ही कवर कर पाए हैं, ऑक्सीजन फैमिली अभी भी हमारी बाकी है। एंड कल मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ चीज़ों को फास्ट करने का, क्योंकि ऑक्सीजन और हेलोजन फैमिली में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसमें थोड़ा सा खींचेगा अपना। बाकी जो आपका आखिरी है, क्या नाम है उसका, नोबल गैसेस तो बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है, उसका रिएक्शंस बहुत ही लिमिटेड है। आप लोगों को ये जो बुकलेट है, ठीक है, ये बुकलेट आपको यूज करना है क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर आप इन जनरल जस्ट आपको ऐसा मन कर रहा है कि मेरे को एक बार ओवरलुक करना है, तो आप पहले एनसीईआरटी में चीज़ों को मार्क कर दो। एंड जब भी मार्क करो तो हमेशा रिएक्शंस में ये ज़रूर देखो कि क्या यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, क्या यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो प्रेसिपिटेशन है, क्या यहाँ पे जो कंपाउंड है उसका कुछ कलर है। अगर इन कुछ चीज़ों को अगर तुम ध्यान रखोगे तो तुम्हारे लिए चैप्टर को स्टडी करना काफ़ी आसान हो जाएगा। एंड ऑल्सो एवोल्यूशन ऑफ गैस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एनी केमिस्ट्री रिएक्शन का पर्सपेक्टिव, उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, उसको मतलब उसको हमेशा नोट करते रहना। ठीक है, डन है, आज का यहीं पे अपन फिनिश करते हैं। बाकी मैं आज थोड़ा सा हालत मेरा वो है, कल नहीं नेक्स्ट क्लास अपना थर्सडे को होगा, परसों हम लोग ऑक्सीजन फैमिली आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कहीं कोई दिक्कत है, डाउट है तो बता दो भाई। पोलराइजिंग पावर जो है ऋषभ, इसके बारे में बात किया जाता है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, जहाँ पे फजान्स रूल पढ़ता है। तो फजान्स रूल में पोलराइजिंग पावर में हम ये बोलते हैं कि जो छोटे कटायन होते हैं, वो छोटे कटायन बड़े अनायन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ पुल कर लेते हैं। तो अगर आप एक आइडियल केस लो आयनिक कंपाउंड का, तो आइडियल केस क्या होगा, एक पॉजिटिव आयन होगा, एक नेगेटिव आयन होगा, और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और इट्स नॉट अ डायरेक्शनल बॉन्ड, क्योंकि आयनिक बॉन्ड किसी भी डायरेक्शन में से हो सकता है। सोडियम कैन बी क्या बोलते हैं, सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन, क्लोराइड कैन बी सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन, एंड दैट्स हाउ इट प्रोसीड्स। लेकिन जब आपके पास कोई एक ऐसा कटायन है जो बहुत छोटा है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि साइज छोटा है और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो वो एक नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, मतलब नेगेटिव आयन के जो माइनस चार्ज की डेंसिटी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो अगर किसी एक स्पेसिफिक कटायन ने, ठीक है, एक स्पेसिफिक कटायन ने किसी एक स्पेसिफिक अनायन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ पुल कर लिया, ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड विल नो लॉन्गर रिमेन अ डायरेक्शनल बॉन्ड, इट विल नो लॉन्गर रिमेन अ नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, इट विल बिकम डायरेक्शनल, राइट। मतलब ये कटायन की इस अनायन के साथ एफिनिटी थोड़ी स्ट्रांग हो गई, मतलब ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में आपका आप कह सकते हो कि कोवैलेंट नेचर आ गया, ठीक है। तो पोलराइजिंग पावर बेसिकली यहीं पे आपका डिफाइन होता है कि जो छोटे कटायन होते हैं या छोटा पॉजिटिव चार्ज होता है, वो एक बड़े नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींच लेता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। डन। और कुछ? ठीक है, तो फिर आज का सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं, है ना। बाकी हम लोग कंटिन्यू करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।